हाय एवरीवन। सो कल सी फाइनल का रिजल्ट आया था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हुए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सी भी बन गए। बट सच ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल रिजल्ट खराब हुआ, वो फेल हुए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड भी है। उन्हें लगता है, कई कई स्टूडेंट्स का तो मैसेज आ रहा है, उन्हें लगता है कि उन्हें सी ए क्विट कर देना चाहिए, फैमिली अलाउ नहीं करिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे सिचुएशंस है। मैं मानता हूँ सारी सिचुएशंस, बहुत सारी जेन्युइन सिचुएशन भी होगी जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि आप आगे आपको क्या करना है। बट ये भी सच है कि सीए की डिग्री अगर आप अभी नहीं लोगे तो फिर आपको ज़िंदगी भर पछतावा होने वाला है। क्योंकि सीए की डिग्री सिर्फ हम ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम सीए की डिग्री चाहते हैं। सीए एक रेस्पेक्ट है जो हमें आगे जाके लाइफ टाइम तक मिलने वाली है। आज के ज़माने में आप देखिएगा, बीकॉम ग्रेजुएट वगैरह को हम एजुकेटेड नहीं कहते। बट आप सीए बन जाओगे तो आप वेल एजुकेटेड कहलाओगे, सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट होगी। इसके चलते हमें सीए चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सीए आपको क्विट नहीं करना है। मैं मानता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीए छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपके आसपास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने दो चार अटेम्प्ट तो किया, जिन्होंने 10 10 15 15 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद वो सीए बन गए। और आज आप जब जब आप उनसे पूछोगे कि आप सीए बन गए, आपको कैसा फील हो रहा है इतना अटेम्प्ट देने के बाद, वो कहेंगे कि हम खुश से, हमें खुश फील हो रहा है और साथ ही साथ हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं, जब हमें ठोकर मिलती है, जब हम फेलियर होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे पे आता हूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा नवंबर 2022 है। रिजल्ट्स के डेट्स भी अनाउंस हो गए, सॉरी एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस हो गए। 1 नवंबर से हमारे एग्जाम्स है, यानी डेट मीन्स हार्डली हमारे पास 100 डेज है। ये 100 डेज के अंदर अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें तो हमें सीए बनने से, हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके एंड से भी कुछ कुछ गलतियां हुई होगी, डेफिनेट सी बात है ना। अदरवाइज आप फेल नहीं होते। ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि आपके एंड से भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें, मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, उसमें से 20,000 पास हुए, सारे तो पास हो नहीं सकते। तो उन्होंने इसका मतलब आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम की तरह चलता है। जो टॉप 20,000 स्टूडेंट्स होंगे वो पास करेंगे, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ लूपहोल से ऐसे का वो हम कुछ उसे इग्नोर करेंगे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अभी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेटेजी रखें कि हम नवंबर 2022 का अटेम्प्ट अच्छी तरीके से सिक्योर करें। ये रखने से पहले मैं चाहता हूँ अपने आप से खुद से अब सवाल पूछिए, क्या लास्ट टाइम आपने जब एग्जाम दिया था मई 2022 में, तो क्या आपने 3 4 महीने पहले से ही पढ़ाई करना चालू कर दिया था? कई सारे स्टूडेंट्स का शायद फेल होने का ये भी रीज़न था कि उन्होंने बहुत लेटली उन्होंने अपने पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किया, सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया बहुत लेटली। इवन आज भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा ग्रुप 1 हुआ नहीं है, 180 आया, 170 आया, हमारा ग्रुप 1 नहीं हुआ। और हम प्लान करें कि अभी 2 महीना हम ग्रुप 2 की पढ़ाई करेंगे और लास्ट में जो 1.5 महीना बचेंगे उसमें हम ग्रुप 1 की पढ़ाई करेंगे। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हो? अगर आप ग्रुप 1 की पढ़ाई लास्ट 1.5 महीने में करोगे तो जितना आपने पिछली बार ही पढ़ा था उतना ही आप पढ़ोगे। अब बस उसी को रिवीजन करके जाओगे तो पिछली बार जितना नंबर है इस बार भी उतना ही नंबर आएगा। फिर वहां पर आपको कहाँ चेंजेस देखने को मिलेगा? है ना। आपका अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो, डेट मीन्स व्हाट, आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। वो कमी को आपको दूर करना है ना। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन, इस बार उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना होगा आपको। एंड आपका टारगेट जो है, मैं मजा आपको लग रहा होगा, आपने सर ने तो बड़ी बड़ी बातें लिख दी, 250 प्लस लाना है फर्स्ट ग्रुप में। एंड ऐसे थोड़ी ना आ जाते 250 प्लस, मजाक ही क्या कोई? मजाक तो नहीं, मैंने भी लाया है, मैं भी लाया हूँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेके आते हैं। मजाक होता तो वो कैसे लाते? लोग तो लाने वाले 300 भी लेके आते, लाने वाले लाते, है ना। अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर बताऊं तो इंडिविजुअली मेरा 265 बन रहा है। एफ आर, एस एफ एम, ऑडिट और लॉ मिला के 265 बन रहा है। आप मुझे बताइए, क्या एफ आर में 70 लाना मजाक है? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते हैं, मेरे टेलीग्राम में जाके देख लीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स 70 के 80 भी लेके आए हुए हैं। एस एफ एम में भी 80 लेके आते हैं कई सारे स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहता सारे लाते, तो कई सारे लेके भी आते, कई सारे नहीं भी लेके आते। अब आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, लाने वाले कैटेगरी में कि नहीं लाने वाले कैटेगरी में। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स पहले से पता है क्या करते हैं, वो 200 की प्रिपरेशन करते हैं। उनके दिमाग में 200 200 200 200 घूमते रहते हैं। 200 आएंगे पास हो जाएगा, और वो उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बताते हैं। कोई कहते हैं कि हाँ यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इस तरीके से वो 200 बनाते हैं। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम दे के आते हैं वो कहते हैं सर पेपर अच्छा है, क्या पास हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा मतलब वो सोच रहे हैं 40 45 ही मिलेगा उसे।
आप ये बात समझिए पहले, 40 इज नॉट द पासिंग मार्क्स। 40 पासिंग मार्क्स नहीं है, ये आपका दिमाग का मिथ है कि अगर आप सोचते हो कि 40 पासिंग मार्क्स है, मैं नहीं मानता 40 पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स आपका 200 है, डेट मीन्स आपका इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स 50 है, 40 है ही नहीं। अगर किसी में आप 40 ला रहे हो तो अब इसके चलते दूसरे सब्जेक्ट पे आप दबाव बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, वो तो नहीं चलेगा। इंडिविजुअली आपका फर्ज बनता है कि अब हर पेपर को इस तरीके से तैयारी करो कि कम से कम आपके 50 है, और एटलीस्ट आपके 60 रहे हर पेपर में। ऐसी तैयारी आपको करनी है। आप बोलोगे सर ऑडिट में मजाक समझा, 60 लेके आएंगे हम। अरे मैं खुद 61 लेके आऊँ, ऐसा स्टूडेंट मैं कभी रैंकर नहीं रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। थ्योरी तो मुझे नफरत थी, थ्योरी से मैं नफरत करता था, बट मैंने कुछ स्ट्रेटेजी लगाई। इंटर में आईपीसीसी मुझे ऑडिट में 40 मिला, और मैंने पहले से सोच लिया था 40 से ज़्यादा आएगा भी नहीं। तो कैसे आया मेरा ऑडिट में 60 से ज़्यादा फाइनल में? मैंने उस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन की थी, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। इवन मेरे एफ आर एस एफ एम ऑडिट तीनों में मेरा एग्जामेशन था। लॉ में मेरा एग्जामेशन नहीं था, बट बाकी तीनों में मेरा एग्जामेशन था। तो आपका भी आ सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका चारों में भी एग्जामेशन आया है और अच्छे अच्छे नंबर आए यहाँ पर। तो आप अपनी माइंडसेट को क्लियर कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम है, आराम से होले होले 2.5 महीना 2-2.5 महीना बचेगा तब पढ़ाई करेंगे, और मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं, आज 2-3 दिन वो करेंगे इधर उधर ये वो पढ़ाई की बातें करेंगे, फिर वो ठंडे पड़ जाएंगे 1-1.5 महीना तक। हम यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, हमें वहाँ पर सारा एनालिटिक्स मिलता है, ऐप में भी हमें एनालिटिक्स मिलता है, अपने सॉफ्टवेयर में भी एनालिटिक्स मिलता है, उससे पता चल जाता है हमें कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे, कितने अभी एक्टिव है, कितने नहीं है। मैं कहूँगा मेजोरिटी एक्टिव नहीं रहते, तभी तो मेजोरिटी फेल भी होते हैं। मेजोरिटी एक्टिव नहीं रहते, मेजोरिटी फेल रहते। कुछ ही 10-15-20% स्टूडेंट्स ही एक्टिव रहते और वही पास होते हैं। तो आप चुनिए। देखिए अभी भी ऐसा ही होगा कि आगे भी मेजोरिटी एक्टिव नहीं रहेंगे। आप चुनिए आपको किस कैटेगरी में जाना है। आप अगर मेहनत करोगे, आपका अगला अटेम्प्ट पास हो जाओगे। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो अगली बार भी आपका रह जाएगा। तो डिसीजन आपका है, अभी से ही लग जाइए, कंसिस्टेंसी बनाइए। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आप पढ़ ही नहीं रहो, या घूमने चले गए वगैरह वगैरह। कोई कोई पूछता है सर जॉब के साथ पढ़ाई होगी क्या? मैं कहता हूँ जितना बेस्ट पॉसिबल हो अपनी जॉब को छोड़ दीजिए। आप सीए बन जाइए, उसके बाद जॉब की लाइन लगी हुई रहेगी, आप दूसरे को जॉब दोगे अगर आप सीए बन जाओगे तो आपको कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपको अभी से पढ़ाई पे लग जाना है। सारे 3 महीना अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, और सारे सोशल मीडिया वगैरह से जितना हद तक हो सके दूर रहना है। अगर कोई लड़का है उसे कोई लड़की के साथ बातचीत करता है वो ज़्यादा, तो उसे वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ये सब नशे की चीज़ें, स्मोकिंग करना जैसे नशे की चीज़ें, मैं कहता हूँ फ़ोन में ज़्यादा बात करना, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहना भी नशा ही है। उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना है, और आपको तैयारी करनी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बना के। दूसरी बात आपको शॉर्टकट नहीं चुनना है। शॉर्टकट से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो लक पे आपने छोड़ दिया। शॉर्टकट नहीं चलेगा, तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगी। आपको सभी चीज़ें पढ़ना होगा। आपको नहीं पता कहाँ से क्या पेपर आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैंने लास्ट 5 अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस किया था, जहाँ पर मैंने ये एनालिसिस किया कि आईसीआई ऐसा कोई इंडेक्स नहीं जिसको वो छोड़ता है। आप खुद देख लीजिए, पिछले 5 अटेम्प्ट में इंडेक्स 24 को छोड़ के आईसी ने ऐसा कोई इंडेक्स नहीं जिससे उसने क्वेश्चन नहीं पूछे। तो अब कैसे एबीसी एनालिसिस पे आप जा सकते हो? वो तो फिर लक वाली बात हो गई। मैं आपको एबीसी एनालिसिस बता दूंगा, एंड फिर बाद में मैं, देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस आपका भला चाहता हूँ। मैं आपको भी बता दूंगा एबीसी एनालिसिस, क्या बड़ी बात है, बता दूंगा। आ गया तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने जैसा कहा वैसा हुआ, नहीं आया तो फिर बाद में कोई बात नहीं, नहीं आया आईसी नहीं चाहता था, तो क्रेडिट ले जाऊंगा अगर आ गया तो। बट ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी से अगर आप पढ़ाई करोगे, आपको एबीसी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ चैप्टर्स आप प्रायोरिटी में पढ़ोगे, बाद में आप वैसे वैसे सारी चीजें कर सकते हो। उसके बारे में वीडियो भी लाऊंगा मैं, जहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा 1-2 दिन में कि पहले कौन सा चैप्टर्स करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूरत यह है कि आपको जो भी पढ़ना है शिद्दत के साथ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप लड़के हो, मान लीजिए, ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आज मान लीजिए आप किसी लड़की को पटाओगे। आप जब हम पटाने को लगते किसी लड़की को तो पूरा टाइम देते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक अवेलेबल रहते फोन के साथ, बस फोन आ जाए हम उठाने को तैयार है और 2 घंटा 4 घंटा बात कर लेंगे। हम एकदम शिद्दत से प्यार मोहब्बत करते, तब जाके कोई फंसती है। बुरा मत मानना, कोई मैंने मैं अदरवाइज नहीं लेना, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहां भी एफर्ट देना होता है। अगर आप सोचोगे कि चलते फिरते मैं अगर लड़की पटा लें तो पॉसिबल नहीं है, है ना, आपको वहां भी एफर्ट देना होता है। कोई भी चीज आप देख लीजिए अपनी लाइफ में,
आप जिस चीज़ में एफर्ट दिए बगैर, आपको बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं जिनको एफर्ट दिए बगैर ही सब कुछ मिल जाता है। हमें एफर्ट्स देना ही होता है हर जगह पे, आगे भी आपको एफर्ट देना होगा सीए बनने के बाद भी। तो यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट को अभी उठाएंगे और किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसएफएम को उठाना है। ये दोनों थ्योरी है, ये दोनों हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि थ्योरी हम भूलते रहते हैं। इसके रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा आपको मैं, हालांकि मेरा कोर सब्जेक्ट एफआर एंड एसएफएम है, तो इसमें मैं ज़्यादा बेहतर गाइडेंस आपको दे सकता हूँ और इसके लिए मैं एलिजिबल भी हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिंपल सा फंडा है, हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे के सारे इंडेक्स हम करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, बड़े इंडेक्स हम पहले कर ले और छोटे इंडेक्स हम बाद में कर ले। ऐसा नहीं कि छोटा पहले किया बड़ा बाद में, ऐसा नहीं, पहले बड़े कर लीजिए छोटे बाद में कर लीजिए, पर करना आपको सारे इंडेक्स है। कैसे करना है आपको, आपको सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी ही होगी, डेट इज ए मस्ट। क्योंकि जब हम कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करने में बहुत आसानी होती है, हम बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप लीजिए, अभी सफिशिएंट टाइम है। और साथ ही साथ पहले क्या करोगे, जो आईसीए की स्टडी मटेरियल है उसके अंदर इलस्ट्रेशन है, टेस्ट और नॉलेज है, वो सारे क्वेश्चन आप करोगे। आप मेरे क्वेश्चन बैंक को भी रेफर कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर अपलोडेड है। एफआर का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, उसमें हमने सभी चीज़ें कंपाइल करी हुई। और जो डुप्लीकेट क्वेश्चन है, बेमतलब के क्वेश्चंस कुछ कुछ है, वो सारे हमने हटा दिए। बेमतलब के मतलब जो एएस के रेलेवेंट क्वेश्चन थे, जो एमटीपी आरटीपी में थे पहले 2018 में, वो सारे हटा दिए हमने। डुप्लीकेट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने हटा दिया और हमने उसे अच्छा क्वेश्चन बैंक हमने बनाया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप एक इंडेक्स 16 उठाओ तो उस इंडेक्स 16 के अंदर आप सभी क्वेश्चंस को साथ के साथ करो, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना आपको। आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको स्मार्टली सभी चीज़ें अच्छे से करनी है। पहले क्या करना है, सारे इंडेक्स करोगे, सारे इंडेक्स के इलस्ट्रेशंस और टेस्ट ऑफ नॉलेज के करोगे क्वेश्चन सारे। उससे आपके दिमाग को क्या संतुष्टि मिलेगी, अच्छा मेरा एसएम पूरा कंप्लीट हो गया, एसएम के कंसेप्ट मुझे सारे आते हैं, है ना, प्रतीक सर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया या फिर कोई दूसरे टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया, मुझे एफआर के सारे कंसेप्ट अच्छे से आते हैं और मेरा क्वेश्चन मैं सारा अच्छे से कर पा रहा हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया हो गया, आपको प्रैक्टिस करना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है मत कीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पर ही बुक में या क्वेश्चन बैंक में मार्किंग कर लीजिए। बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में आपका पेन ही नहीं चलेगा, एग्जाम में आपका पेन ही नहीं चलेगा और या फिर आपसे 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर हमारा तो 70 अटेम्प्ट हुआ, सर हमारा तो 50 अटेम्प्ट हुआ, टाइम ही नहीं मिला, इतना लेंदी पेपर। अरे लेंदी आपके लिए नहीं है, सबके लिए। आप अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले, आपको लेंदी नहीं लगेगा और वो पेपर पूरा आपके लिए मैनेजेबल भी होगा, अब ये समझ आइए। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा एफआर के अंदर जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो थोड़े बड़े लग रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस को अलग से स्टार मार्किंग दोगे आप और पेपर को हल्का सा फोल्ड कर लोगे आप, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। और कोई कई लोग कहते हैं कि सर कितनी बार रिवीजन करें, अरे वो तो आप पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मौका मिले उतना रिवीजन कर लो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ें रिवाइज करोगे बार बार, जो थोड़े टफ है, डिफिकल्ट कंसेप्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उन सबको बार बार रिवाइज करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो लग रहे हैं ऐसे ही हो जा रहे हैं, वो तो उन सबको काटते जाओ, पहली बार पढ़ाई में उन सबको हटाते जाओ अपनी लाइफ से। और तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मतलब आपको कंसेप्ट सारा समझना है अच्छे से, क्वेश्चन सारे एसएम के करने। देखिए इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं होता इससे। और आपको मैं बता दूं, जो अच्छा स्कोर करते हैं वो सब कुछ ही पढ़ के जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना, शॉर्टकट से आपकी ज़िंदगी वही होगी जो इस बार हुई थी। आप इस बार फेल हुए, अगली बार भी फेल हो जाओगे। फिर शॉर्टकट नहीं लगाना आपको। जब आपको लगे मेरा एसएम खत्म हो गया, फिर आपको क्या करना, आरटीपी एमटीपी, उसके अंदर भी पहले आरटीपी को इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा आरटीपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज। फिर एमटीपी आता है और फिर लास्ट में टाइम बचे तो पास पेपर, क्योंकि पास पेपर मतलब ऑलरेडी वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उसके पूछने के चांसेस कम रहते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर अगर आपके कंसेप्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम भी है, तो आप हमारे लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पर हमने पूरे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दी है। मैं कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मदद मिले तो फिर क्या दिक्कत है, आप हमारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से देख के फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, एक स्मूथली आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हमने बात कर ली है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको एड्रेस करने की, या टेलीग्राम में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा मैं।
और मान लीजिए इसका कंसेप्ट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अच्छा है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, अभी क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मत लीजिए क्लास, जरूरत नहीं है। यूट्यूब में कई सारे हमारे रिवीजन वीडियो से आपका काम बन जाएगा, आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इट्स मोर देन इनफ। तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर ली है, और आप अपने दिमाग में डाल लीजिए अच्छी तरीके से कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको 70 प्लस मिनिमम स्कोर करना ही है। उससे आप ये दिमाग में डाल लीजिए, पासिंग मार्क्स 40-50 है ही नहीं। एफआर का पासिंग मार्क्स जो है वो 60 है, क्योंकि कल को ऑडिट या कोई पेपर गंदा चला गया तो एफआर बचा लेगा एग्रीगेट में। तो एफआर का पासिंग मार्क्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफआर पासिंग मार्क्स आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए ऐसे, और भूलिएगा मत, एफआर पासिंग मार्क्स 40 नहीं है, 50 नहीं है, एफआर का पासिंग मार्क्स मिनिमम 60 है, मिनिमम 60। और हमें टारगेट करना है इसमें कितना, 70 प्लस। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हमारा स्कोर रहना चाहिए कैसे भी करके, और आएगा भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है, आपका भी आएगा यहाँ पे। तो चलिए एफआर के बारे में बात कर लिया, अब हम एसएफएम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एसएफएम के अंदर भी हम 70 प्लस आराम से हम ला सकते हैं। यस, हम आराम से 70 प्लस एसएफएम के अंदर भी ला सकते हैं। उसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरत है कि हम एसएफएम को समझे। अगर आप एसएफएम को समझ के पढ़ोगे ना, आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने सारे फॉर्मूला याद करते हैं, वो कैसे याद भी करते हैं, और उस ओरिएंटेशन में क्यों जाते हैं फॉर्मूला की तरफ। बिना फॉर्मूला के पूरा एसएफएम को समझा जा सकता है। इवन मैंने तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी विदाउट फॉर्मूला पढ़ा है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है आराम से। और फॉरेक्स मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम में एक पोस्ट डाला था, जहाँ पर पूछा था कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है। फॉरेक्स, मैं तो सबसे पहला चैप्टर ही फॉरेक्स पढ़ाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि वही जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है मुझे भी और स्टूडेंट को भी। एंड फॉरेक्स के अंदर विदाउट एनी फॉर्मूला आराम से आप समझ लो, तो आपको फॉरेक्स तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कितना मज़ेदार है वो। तो यहाँ पर फॉरेक्स या फिर जो भी चैप्टर्स हो, मैं कहता हूँ एसएफएम बहुत ईजी है। एसएफएम को एक से प्रैक्टिकल लीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह लीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, प्यार करने लग जाइए एसएफएम से, फिर देखिए वो भी आपसे प्यार करेगा। जब आप एक बार एसएफएम से प्यार करोगे ना, तो डेफिनेटली एसएफएम भी आपसे प्यार करने लगी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मुझे कहते थे कि सर एसएफएम मेरा वीकर सब्जेक्ट है, मेरा एफआर और एसएफएम भी वीकर सब्जेक्ट है, मेरा प्रैक्टिकल वीक है, मेरे हमेशा से थ्योरी मेरा अच्छा रहा है। एंड उन्हीं स्टूडेंट्स को बाद में मैंने ये कहते हुए देखा है कि नहीं सर, अब मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, मेरा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, और उसी में वो ज़्यादा स्कोर करते। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन के साथ, सही तरीके से समझ के अगर आप पढ़ोगे ना, तो प्रैक्टिकल से सबसे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिटीन नहीं करना है कुछ भी, आपको बस समझना है और वो समझा हुआ चीज़ आपको अप्लाई करना है। कितना आसान है। तो एसएफएम जैसा सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट रहा है, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप बिना बुक खोले भी एग्जाम देने जा सकते हो आराम से, अगर आपका सब कुछ समझा हुआ रहेगा तो। फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं, चाहे पोर्टफोलियो हो या फॉरेक्स हो या डेरिवेटिव्स हो। तो यहाँ पर भी एसएफएम के अंदर आपको क्या करना, देखिए, आपको एक तो कोशिश करनी कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, सारी चीज़ें आप समझ के रखे हुए हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि बुक के साथ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। ये सोचिएगा एग्जाम में बैठे हुए, और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। देखिएगा नहीं होगा कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करेंगे, होगा। इवन अनकॉमन क्वेश्चंस भी आपसे होगा। जब मेरे जैसे से हो सकता है, जो कि एवरेज स्टूडेंट रहा है, तो आपसे भी आराम से हो सकता है। तो एसएफएम के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हम एसएफएम में अच्छा कर सकते हैं, पहली बात। फिर उसके बाद हमें कोशिश करना है कि हम बहुत प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, जो बड़े क्वेश्चन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में टाइम लगाइए, एफआर और एसएफएम दोनों में प्रैक्टिस में टाइम लगाएंगे हम। उससे क्या होगा, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होने का चांस कम हो जाएगा। और आप देखिए अभी प्रैक्टिस करते समय आपका सिली मिस्टेक्स हो रहा है क्या, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो रहा है, उन सारे सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने लग जाइए, और तरीके से एसएफएम को पढ़ाई कीजिए। एसएफएम के अंदर सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको क्या चैप्टर उठाना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो, पहले फॉरेक्स लीजिए। आप फॉरेक्स को ही पहले उठाइए और उसे खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म करोगे आप सारे एसएम के क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके अलावा आरटीपी एमटीपी के भी क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रैक्टिस मैनुअल के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और एसएफएम के अंदर मैं अपना क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कल से आपको वेबसाइट में मिलेगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम में उसका लिंक भी रहेगा।
तो आप आराम से एसएफए हमारा हमारा क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो, आपको बस प्रिंट कराना है। और उसके अंदर हमारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस, एसएम के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, वो सारे हमने रखे हुए। तो मेरा मानना है कि मेरा क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लोगे, 100% तो नहीं कहूँगा पर 99% श्योर हूँ, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और वहाँ से आप कवरेज कीजिए सारा अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, और पहले फॉरेक्स कर लीजिए। फॉरेक्स के बाद आप ऐसा कर सकते हो, डेरिवेटिव्स कर लियो और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर लिए, ये तीनों एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसका लिंक है। इसके बाद आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जो कि उसके साथ लिंक्ड है। फिर इसके बाद आप एक तरफ सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और मर्जर, ये एक साथ कर सकते हो, और बाद में आप पोर्टफोलियो कर लीजिए, फिर म्यूचुअल फंड, फिर थोड़ा सा थ्योरी रहा, वो थ्योरी आपने कर लिया। तो एसएफएम का तो सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है कंपेयर टू एफआर, तो आराम से आपका एसएफएम भी मैनेजेबल है। तो आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखिए, और एसएफएम में भी आप अपना पहले से प्लान बनाइए कि आपको 70 लाना है अच्छी तरीके से। तो आने वाले 1 डेढ़ महीना, कम से कम 1 महीना आने वाला, आप एफआर और एसएफएम को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए, 1 डेढ़ महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कीजिए। ये करने के बाद फिर आप ऑडिट उठा सकते हो, आप चाहो तो अभी से भी 1 डेढ़ घंटा ऑडिट पढ़ सकते हो। ऑडिट के अंदर मेरा मानना है कि ऑडिट के अंदर जो बेस्ट फैकल्टी होता है, बेस्ट टीचर है, वो कौन है पता है? वो आप खुद हो। जो स्टूडेंट है वो खुद ही अपना बेस्ट टीचर बन सकता है, क्योंकि मेरा भी बेस्ट टीचर ऑडिट के टाइम में मैं खुद ही था, और इसी वजह से मुझे एग्जामेशन भी मिला था ऑडिट के अंदर। आप भी एग्जामेशन ला सकते हो। आपको क्या करना, अपना सेल्फ नोट्स बनाना है। अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आप सबसे पहले आईसीए का मटेरियल उठा लिया आपने, किसी फैकल्टी का भी उठाओ कोई बात नहीं है, पर मैं ज़्यादा आईसीए के मटेरियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा। आपने आईसीए का मटेरियल उठा लिया। अब मान लीजिए उसमें कंटेंट रहता है, एक बड़ा सारा पैरा रहेगा, ठीक है। अब वो पैरा के अंदर मान लीजिए 10 लाइन है, टोटल 10 लाइन है उसके अंदर। तो मैं उस पैरा को पढ़ूंगा, और सिर्फ उस पैरा से मैं आगे जाके रिवीजन करूंगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। मुझे क्या करना है, उसमें से 4 से 5 लाइन मुझे निकालना है, और मुझे उसे कॉपी में लिखना है, एक नोट, सेल्फ नोट्स अलग से बनाना है। अब वो 4 5 लाइन के अंदर हर एक लाइन में कीवर्ड रहेगा, वो कीवर्ड को मुझे हाईलाइट करना है, और उन सारे कीवर्ड से मैं क्या करूंगा, निमोनिक्स बनाऊंगा, और उसे भी एक अलग पेपर में क्वेश्चन के साथ निमोनिक्स लिखूंगा, और हो सके तो वाल में चिपका दूंगा। मैंने ऐसा किया था। देखिए थोड़ा मेहनत है, मेहनत होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, मेहनत नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ना, शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है जिंदगी में। शॉर्टकट के चक्कर में लोग 5 5 साल बर्बाद कर देते हैं। तो आप समझ जाइए, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए इस तरीके से। आप 4 5 लाइन का कीवर्ड के साथ आप निमोनिक्स बनाओगे, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा वो अपने कॉपी याद आएगा, कॉपी के आंसर्स आपको याद आएंगे। आपको वहाँ पर और वापस से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली नोट से पढ़ोगे तो उसमें तो 10 लाइन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सारे भूल जाओगे आप। पर आपके सेल्फ नोट से आप पढ़ोगे, देखिए स्कूल में भी तो हम ऐसे ही करते थे, कॉपी बनाते थे, कॉपी से पढ़ते थे और एग्जाम देते थे, और अच्छा नंबर आता था। वैसे ही आपको यहाँ पर करना, अपनी कॉपी बनानी है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, और सभी चीज़ें कवर करके जाना है। सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स में भी ऐसा नोट्स बने, मैंने बनाया था, मुझे याद है। मुझे मैक्सिमम स्टैंडर्ड के 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 मिले थे, मुझे याद है, मैंने सर्टिफाइड पेपर भी अपना मंगाया था। तो अब इस तरीके से ऑडिट को अच्छी तरीके से पढ़िए, सेल्फ नोट्स बना के अपने टीचर खुद बनिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आपको ऑडिट में भी अच्छा नंबर मिल सकता है आराम से। अगर आप मेहनत करोगे, समझोगे, और बुक का थोड़ा लैंग्वेज को डालोगे, तो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर मैं इससे ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा। बस बाकी आप देखिए, आपका कोई फैकल्टी वो आपको गाइड कर सके अच्छा, तो भी अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगा सही मैंने आपको बता दिया। अब लॉ, लॉ बचता है। लॉ के अंदर मैं क्या ही कहूँ आपको, ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे खुद को भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले थे लॉ के अंदर। बस मैं एक ही एडवाइस करूँगा, मटेरियल ज़्यादा मत उठाइए, जो मटेरियल उठा रहे हो उसी को आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और समझिए, सारे कंसेप्ट वगैरह को समझिए, और उसके भी कुछ नोट्स अगर होते तो बनाइए। नोट्स मतलब क्या, जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह आपने लिख दिया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख दिया। और लॉ के अंदर अगर पॉसिबल हो तो अपनी वॉइस नोट, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए। आपने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा है, उसने आपने क्या सीखा है, तो साथों साथ पढ़ने पर आपको याद रहता है सारा चीज़। तो अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए और वॉइस नोट बनाइए, वो आगे आपके काफ़ी काम आएगा। तो इस तरीके से आप लॉ के अंदर भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपने मेहनत किया ये 3.5 महीना, तो ये चारों पेपर में जो मैं मार्क्स आपको कह रहा हूँ ना, ये आ जाएंगे। और मान लीजिए आप बोलोगे सर नहीं आए, तो आपने तो कह दिया 70 + 70 + 60 + 65 आपने कह दिया, तो ये तो बन गया 265। सर अगर 265 नहीं आए तो मैं क्या करूँ फिर? ठीक है, 265 नहीं आएंगे तो 240 आ जाएंगे, 240 नहीं आएंगे तो 230 आ जाएंगे,
230 नहीं आएंगे तो 220 आ जाएंगे, 220 नहीं आएंगे 210 आ जाएंगे, और ये भी नहीं आए तो क्या पता 200 आ जाएंगे। पास तो हो जाओगे आप। इन सभी में तो आप पास हो, कहीं पर फेल दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? तो सोचिए आपने ऐसा करके क्या क्या पता है, आपने अपना रेंज जो है काफ़ी बड़ा कर दिया। 265 और इधर 200, आपका रेंज जो है, गैप जो है वो 65 का गैप है, यानी 65 तक आपका कोई रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने तो ऐसा ऑप्शन में भी पढ़ा था, है ना? तो एक रेंज बन गया, इस रेंज तक हम सेफ है, यहाँ तक हम सेफ है, हम भूखे नहीं रहने वाले। 200 के नीचे जाएगा तो दिक्कत है। बट अगर आप 200 का टारगेट बनाओगे या 220 का टारगेट बनाओगे तो रेंज काफ़ी कम रहेगा। थोड़ा सा भी 19-20 हुआ आप फेल हो जाओगे। इसलिए आप देखिएगा जो पहले से रैंक लाने की सोचते हैं तो वो वैसे प्रिपरेशन करते हैं, और पेपर कैसा भी हो वो फेल कभी नहीं होता है, वो रैंक ही लेके आता है। रैंक नहीं भी लाए तो वो पास तो आराम से हो जाता है। तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी रखते हो, है ना, कि हाँ मुझे ये सारे मार्क्स चाहिए तो मतलब चाहिए, पहले क्या मिला क्या नहीं मिला डजेंट मैटर, मुझे अभी आगे ये सारे मार्क्स चाहिए। और आप चाहो तो ये सारे मार्क्स आराम से आप ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। मेहनत, आप मेहनत करोगे आपको मार्क्स मिलेगा, और आगे जाके आपको ही सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन करते हो, डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज मैंने सोचा है, कल मैंने प्लान किया है कि जैसे कि मैं FR एंड SFM पढ़ाता हूँ और हमेशा मैं एग्ज़ाम के बाद डिस्काउंट लेके आता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑफर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कल के दिन, कल पूरा दिन आप चाहो तो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, आप चाहो तो अब हमारे FR एंड SFM के कोर्सेज www.pratikjagati.com से, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, www.pratikjagati.com से आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर www.castation.in से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड यहाँ पर कूपन्स रहेगा जहाँ पर FR और SFM अगर आप सिंगल कोर्स लेते हो तो आपको 1200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल के दिन अगर आप लेते हो 1200 का डिस्काउंट, और इसका कूपन रहेगा NOVEXAM, नवंबर एग्जाम, ठीक है, इसका कूपन रहेगा। और अगर आप कॉम्बो लेते हो तो कॉम्बो लेने पर आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि ऑलरेडी कॉम्बो में डिस्काउंट रहता ही है, अगर कॉम्बो का प्राइस लग जाता है उस पर, फिर भी उसके ऊपर भी 2000 का डिस्काउंट लगेगा। और इसका रहेगा कूपन नवंबर कॉम्बो, योग्य NOV एग्जाम और योग्य NOV कॉम्बो। तो ये कूपन्स लगा के आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, एंड आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करिए। और डेफिनेटली पढ़ाई अच्छी तरीके से करोगे आपका सिक्योर होगा। और हमारे कई सारे रिवीजन वीडियोस भी, जिनको कोर्सेज नहीं लेना है, जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वो भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे रिवीजन वीडियोस है, वो रिवीजन वीडियो से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक वगैरह फ्रीली आपको हमारे वेबसाइट के अंदर आपको मिल ही जाएगा। और हैंड रिटन नोट्स भी कई सारे, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, हैंड रिटन नोट्स ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। और आगे जाके मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक चार्ट बुक भी बनाने का प्लान कर रहा हूँ FR का, जो कि इन प्रोग्रेस से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, पर कोशिश रहेगी एग्जाम से पहले आपको मिले और उसके आगे रिवीजन वीडियोस भी है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी इससे, और इससे मोटिवेटेड रहिए आप, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन लाइए, मोटिवेटेड रहिए और ठान लीजिए। जो चीज़ आप ठान लोगे ना, जो चीज़ आप सोच लोगे कि मुझे चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे और आप माइंड से आप प्रिपेयर रहोगे कि नहीं मैं अगली बार तो पास होके रहूंगा और मैं मेहनत करूंगा, और 3.5 महीना, एक होता है ना खुद को आग लगा दो, वैसी मेहनत करनी है, ठीक है ना, ज्वालामुखी आपके अंदर का फट जाना चाहिए, ऐसी मेहनत करना है आपको। मेहनत कीजिए, देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मत सोचिए। आपको देखिएगा आपके आसपास वाले नहीं पढ़ रहे, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे खुद से मतलब है, मैं पढ़ूंगा तो मैं पास होऊंगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपको ये मतलब नहीं होता किसने क्या लाया, आपको मतलब होता है अपने रिजल्ट से पहले। तो वैसे अभी भी 3.5 महीना आपको खुद से मतलब रहना चाहिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता, ना ही ICI, ना ही मैं, ना ही भगवान, नहीं कोई, नहीं आपका कोई फ्रेंड या एनिमी, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले 3.5 महीना को वेस्ट नहीं करोगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे, और अगली बार बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास होगे, फिर मुझे मैसेज करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच।